Hello friends, welcome to my YouTube channel First Biological. So today we will discuss about the study of cloning vectors, restriction endonuclease, DNA ligase. Okay, so this is the second unit of pharmaceutical biotechnology and first chapter of the second unit. Okay, तो बहुत important topic है और काफ़ी यूज़ होगा आगे सब्जेक्ट्स में। इसमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे बार बार वेक्टर्स का बार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंड डीएनए लाइगेज का यूज़ होगा। ओके, तो थोड़ा सा स्किप करके ना चलें, ध्यान से देख कर चलें। क्लोनिंग वेक्टर्स आर दी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो यूज़ करते हैं हम, जिसका यूज़ करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्लोनिंग में, किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए ट्रांसफ़र करने में, किसी इंडिविजुअल सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर्स का यूज़ करते हैं। ओके, किसी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को। तो स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इन विच फॉरेन डीएनए इज़ इंसर्टेड। अब सपोज़ वेक्टर्स कोई प्लाज्मिड है, कोई सेल है या फिर कोई डीएनए है, उसमें हम एक स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करेंगे और उस स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट को हमने बोला है फॉरेन डीएनए। तो उस फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर्स के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और उस वेक्टर को क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल्स में, किसी एनोदर सेल में, किसी एनोदर ऑर्गेनिज्म में क्या कर जाते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग हो जाती है। वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही देखेंगे कि जो वेक्टर्स होता है उनका काम होता है किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को, किसी भी डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को किसी एनोदर स्पीसीज़ में भेजने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो किसका यूज़ करते हैं, वेक्टर्स का। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफ़र इनटू होस्ट सेल। कोई होस्ट सेल है, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे वेक्टर को। अब वेक्टर की कुछ एबिलिटीज़ होती हैं कि किस बेस पर उसकी फीचर्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ओके, तो एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड यू शुड नो अबाउट द रेप्लिकेशन। तो अगर रेप्लिकेशन आपको पता होगा तो यहाँ पे आप रेप्लिकेट का मीन्स समझ जाएंगे। रेप्लिकेशन का मीन्स होता है एक कॉपी की मल्टीपल कॉपीज़ बनना। ओके, तो किसी वेक्टर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सिंगल वेक्टर था और किसी सेल में हमने ट्रांसफ़र कराया तो उस सिंगल वेक्टर की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाए। तो उस वेक्टर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करे, कि अपनी एक कॉपी से बहुत सारी कॉपी बनाए। ओके, तो दीज वेक्टर्स हेल्प इन एनालिसिस ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर की एनालिसिस में भी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल डीएनए स्ट्रक्चर की एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर्स आर प्लाज्मिड्स, सेल एंड डीएनए। प्लाज्मिड्स, किसी बैक्टीरिया से अगर हम वेक्टर्स बनाएंगे तो उसको प्लाज्मिड्स बोलेंगे। अगर किसी लार्ज ऑर्गेनिजम्स या हम कह सकते हैं एनिमल या प्लांट से अगर हम वेक्टर्स बनाएंगे तो सेल लेते हैं बेसिकली हम एज अ वेक्टर्स। और डीएनए, अगर किसी वायरस के थ्रू हम जो है वेक्टर्स, अगर किसी वायरस से आइसोलेट करें तो उसको एज अ डीएनए हम ले सकते हैं। ओके, तो फीचर्स की अगर बात की जाए, वेक्टर्स के फीचर्स क्या हो सकते हैं, वेक्टर्स बेसिकली क्या क्या फीचर्स पोजेस करते हैं, तो उसमें आते हैं आपके पोजेस ओराई साइट। ओराई का मीन्स होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मीन्स ये होता है कि अगर कोई वेक्टर है और वो अपनी सेकंड या फिर मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए जो है एबिलिटी रख रहा है तो उसके पास क्या होगा, ओराई साइट होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसी साइट जहाँ से वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ का प्रोडक्शन कर सके, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू करे। एक साइट होगी जहाँ से बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बनना शुरू होती हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट, वेक्टर्स के अंदर हमेशा वेक्टर्स जो होते हैं उनके पास में रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं कि हम वेक्टर्स का काम कर क्या रहे हैं, वेक्टर्स को हम यूज़ कर क्यों रहे हैं। बेसिकली इसीलिए कि अगर कोई स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट है तो उसको वेक्टर में इंसर्ट कराएंगे, वेक्टर में फिक्स करेंगे और ट्रांसड्यूस कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी भी इंडिविजुअल में। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है रेस्ट्रिक्शन साइट की। रेस्ट्रिक्शन साइट एक पर्टिकुलर रीजन होता है किसी भी वेक्टर में, वेक्टर का, जहाँ पे हम फॉरेन डीएनए को फिक्स करते हैं। तो वो वेक्टर वहाँ से कट जाएगा जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट होगी और वहाँ पे एक नया फॉरेन डीएनए को हम क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। तो किसी वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स को हम
बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से भी बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की भी एक साइट होनी चाहिए उस वेक्टर के अंदर। वेक्टर्स के फीचर्स में अगर देखा जाए तो स्मॉल साइज़ के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका रेप्लिकेशन, उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा बन सके और जल्दी जल्दी बहुत कम टाइम में रैपिडली वो क्या करे, अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना ले। इसीलिए स्मॉल साइज़ के वेक्टर्स लेते हैं। और इंट्रोड्यूस कराने में भी हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी भी इंडिविजुअल में अगर हमें इंट्रोड्यूस कराना है वेक्टर को, तब भी आसानी से हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ओके, मल्टीपल क्लोनिंग साइट मतलब डीएनए फ्रेगमेंट को जहां हम इंसर्ट करेंगे वो साइट्स भी बहुत सारी होनी चाहिए एक वेक्टर के अंदर। ये नहीं कि एक डीएनए फ्रेगमेंट को मैंने इंसर्ट कर दिया और वो वेक्टर उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि एक ही साइट पे मतलब जो है फॉरेन डीएनए को हम इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो उसके एक अच्छे वेक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी ज़रूरी है। ओके, टाइप्स की बात देखें अगर तो कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफाज, फेजमिड्स and bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome and human artificial chromosome, cosmid। तो बेसिकली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑन दी लेवल ऑफ इंडस्ट्री एंड इन दी रिसर्च साइंस, तो हम यूज़ करते हैं बेसिकली प्लाज्मिड्स। बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड्स वेक्टर्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल वेक्टर्स होते हैं, बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हुए वेक्टर्स होते हैं। और जो बैक्टीरिया से बने हुए वेक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है बहुत जल्दी होता है, उनका एम्प्लीफिकेशन बहुत जल्दी होता है, वो रेप्लिकेट बहुत जल्दी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक प्लाज्मिड्स का और एक बैक्टीरियोफाज का। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, एक PBr322 एंड PUC18। PBr322 ये नेम जो हैं अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर जो है PBr322 की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट जो लेटर हैं होते हैं वो साइंटिस्ट के लेटर होते हैं जिसने डिस्कवर किया होता है, एंड लास्ट लेटर जो होते हैं वो लेबोरेटरी नंबर होता है इन वेक्टर्स का। ओके, तो PBr322 इज़ दी फर्स्ट डिस्कवर्ड वेक्टर। सबसे पहला जो डिस्कवर्ड बैक्टीरियल जो है वेक्टर है वो है PBr322। एंड PUC18 हम इंडस्ट्री लेवल पर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कॉपी नंबर बहुत हाई होता है, ये बहुत लेस टाइम में अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना लेता है। ओके, और यहाँ पे मैंने और भी दिए हुए हैं जैसे ARG एंड मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट। अब इसमें दो एग्जांपल्स दे दिए मैंने, प्लस हाई कॉपी नंबर इन वेक्टर्स में होता है, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं और मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो एक ऐसा वेक्टर जो हर तरीके से रिलायबल है तो वो PBr322 एंड PUC18 है। बैक्टीरियोफाज की बात करूं तो बैक्टीरियोफाज आर दैट काइंड ऑफ वेक्टर्स विच ट्रांसफर दी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। ओके, तो इसमें हम लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करा देते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मिड, और उसको ट्रांसड्यूस करा देते हैं किसी भी इंडिविजुअल सेल में। ओके, तो मोर इफिशियंट होता है किसी भी प्लाज्मिड की कंपैरिजन में फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए। लार्ज डीएनए की क्लोनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं फाज लैम्डा एंड M13। ओके, तो सो दिस वॉज द क्लोनिंग वेक्टर्स नॉलेज, बेसिक नॉलेज। एंड अब सेकंड चीज़ जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है। अब मैंने वेक्टर तो समझ लिया, बेसिकली वेक्टर क्या होता है। वेक्टर को मैं कट करूँगा, तो मुझे वेक्टर को कट करने के लिए कट कहाँ से करूँगा? रेस्ट्रिक्शन साइट से। तो वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन साइट से कट करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या होते हैं? आपने डीएनए पढ़ा होगा, डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, एंड जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक चेन होती है लास्ट में जो हम टेल देखते हैं NH3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेकर चलती है जो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है बेसिकली वो क्या करता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े हुए एक चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उसमें क्या होता है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स होते हैं। उन फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर देता है ऑन अ पर्टिकुलर साइट। तो बहुत करीब 100 टाइप्स के डिफरेंट जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, तो वो 100 तरीके से 100 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट से ही कट करेंगे किसी भी वेक्टर को या किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को, नॉट ओनली इवन वेक्टर। ओके,
तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस में हो सकती है, डीएनए में एंड आरएनए में। ओके, तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब किस तरीके से कट करता है, तो डीएनए दो तरीके से कट होता है विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर मेरे पास ये कोई डीएनए का एक फ्रेगमेंट है 5 to 3 प्राइम एंड 5 to 3 प्राइम चलते हैं हम। ओके, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट को मैंने ट्रीट कराया एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अगर सीधा काट दिया किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को इक्वल पार्ट में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लंट एंड कटिंग्स। ओके, अगर दूसरी तरीके से काटा मीन्स जो है इक्वल नहीं काटा, ठीक है, इक्वल नहीं काटा, और इस तरीके से काटा है कि आधी साइड्स 5 स्ट्रैंड की ये काट दी और इस वाले 5 स्ट्रैंड की आधी साइड ये छोड़ दी, और 3 स्ट्रैंड शॉर्टेड छोड़ दिए। ओके, तो इसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो ये अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग साइट से डीएनए फ्रेगमेंट को कट करते हैं। तो ये तो एक जनरल नॉलेज थी अबाउट द कटिंग ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब होता क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो एक स्पेसिफिक साइट से कट कर रहा है किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को, बट एक दूसरा टर्म आता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, रैंडमली कट करता है। रैंडमली मीन्स कोई पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो किसी, उसे ये मतलब नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर साइट पे डीएनए को कट करूँगा कि मुझे वहाँ कट करने के लिए भेजा गया है एक साइट पर जिसका कोड ये है, उसको रिकॉग्नाइज करूँगा और तभी मैं कट करूँगा। वो ऐसा नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रैंडमली कहीं से भी डीएनए को कट कर देगा। ओके, ड्राइव्ड फ्रॉम, अब हम जो है आइसोलेट कहाँ से करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। ओके, यहाँ से हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा। कहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन साइट पे। और रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, डीएनए का जो आप अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर फिनोमिनल डायग्राम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, कोड्स होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं ATGC, और उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मीन्स जस्ट उल्टा, अगर कोई नाइट्रोजनस बेस A है तो वो थाइमिन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ कोई DNA ATGC, तो इसका जो सीक्वेंस होगा वो TAC एंड G, तो ये एक दूसरे के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो पर्टिकुलर जो है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वहीं से कट करेंगे। अब किस तरीके से कट करते हैं, तो कुछ कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप से रखा है यहाँ पे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर द क्लीविंग ऑफ द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड इन द डीएनए, तो एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी टाइप फर्स्ट को, और जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट होगी उसके 100 बेस पेयर आगे या पीछे कट करता है डीएनए को, नॉट ऑन द पॉइंट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर है, और उस रिस्ट्रिक्शन साइट के या तो इस साइड या इस साइड हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि उस पॉइंट पे नहीं बल्कि रिस्ट्रिक्शन साइट के 100 बेस पेयर के आगे या पीछे कट करता है। ओके, कौन, टाइप फर्स्ट जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो। टाइप सेकंड जो होते हैं वो कट नियर बाय द रिस्ट्रिक्शन साइट, तो जहाँ पे पर्टिकुलर, पहले तो क्या करेगा टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन साइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, वहाँ पे उसको देखेगा कि हाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो वहीं से कट कर देगा। रिस्ट्रिक्शन साइट से ही किस फॉर्मेट में कट कर सकता है, ब्लंट एंड्स में एंड स्टिकी एंड्स में। ओके, तो इसको एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। टाइप सेकंड जो होते हैं वो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़े एंजाइम्स होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें हिंद थर्ड, इको आर फर्स्ट एंड जो है मोस्ट यूजफुल एंजाइम केस 9 भी आता है। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए टाइप थर्ड की, तो
टाइप थर्ड जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन दी फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। ये क्या करते हैं 25 बेस पेयर्स 25 बेस पेयर्स आगे या पीछे कट करते हैं किसी रिस्ट्रिक्शन साइट से। ओके, तो ये टाइप थर्ड थे। तो दिस इज़ कम्प्लीटली नोन अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे एक टर्म छूट गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस फर्स्ट। तो ये जो था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल था एक, जो कट द रैंडम साइट, कहीं से भी कट करता है। ओके, नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द डीएनए लाइगेज। अब क्या किया मैंने, एक वेक्टर था मेरे पास, एक डीएनए फ्रेगमेंट था, मैंने उसको विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से मैंने उसको कट कर लिया। अब मैंने कट तो कर लिया, मुझे क्या करना है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को फिक्स करना है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना है। भले ही उसमें कुछ ना कुछ मैं फ्रेगमेंट ऐड करके उसको जोड़ूं, या फिर मैं पर्टिकुलरली डिलीशन करके किसी न्यूक्लियोटाइड का जोड़ूं, बट मुझे उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो अभी मैंने कट क्या किया था विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को कट किया था, तो लाइगेज का क्या काम होगा, अब लाइगेज क्या करेगा, उस फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को क्या कर देगा, रीबाइंड कर देगा, दोबारा से वहाँ पे क्या करेगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और कैटालाइज करेगा उस बॉन्ड को, और फिर से डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, जोड़ देगा। तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से एन एंजाइम दैट फैसिलिटेट द एबिलिटी टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट टू कैटालाइज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ओके, तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को फिर से बना देगा। किस किस काम में आ रहा है, अब एक टूटा हुआ डीएनए है, उसकी रिपेयर हो रही है, तो रिपेयर डीएनए स्ट्रैंड। रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब आप डीएनए रेप्लिकेशन को अगर जानते हैं तो आपको पता होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होते टाइम 2 स्ट्रैंड से क्या बनते हैं, 4 सिंगल स्ट्रैंड बनते हैं किसी भी डीएनए के, और मींस 2 सिंगल स्ट्रैंड अगर डीएनए है, मतलब एक डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, और वो स्ट्रैंड जब बीच से खुलते हैं तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। तो उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पे क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम्स फिर से उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इसी तरीके से उनका रोल किस में है, रेप्लिकेशन में है। या फिर जो स्ट्रैंड जो है लैगिंग स्ट्रैंड हैं उनको क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं। ओके, ऐड दी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं। अब टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तरीके के डीएनए लाइगेज एंजाइम होते हैं, इसका भी एक अलग क्लासिफिकेशन होता है। अब मैंने यहाँ पे प्रोसीजर दिया है थोड़ा सा, कहाँ से वेक्टर्स पढ़ेंगे इसमें हम, वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज, तीनों को मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और यहाँ पे एक बेसिक जो एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है प्रोसीजर, एक प्रोसेस, मैंने कोई वेक्टर लिया यहाँ पे PBr322, ये वेक्टर ले लिया, और इस वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करा दिया। तो यहाँ पे सपोज क्या थी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट थी, जहाँ से ये वेक्टर क्या हो गया, कट हो गया, और डीएनए लाइगेज का यूज़ किया मैंने, और एक फॉरेन डीएनए का यूज़ किया। ये क्या है, फॉरेन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए। इस फॉरेन डीएनए का यूज़ किया विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज। ये फॉरेन डीएनए PBr322 वेक्टर में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, उसका इंसर्शन हो गया, जुड़ गया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड वेक्टर। अब इस वेक्टर को मैं क्या करूँगा, ट्रांसफर्ड इनटू होस्ट सेल, किसी भी होस्ट सेल में उस पर्टिकुलर वेक्टर को मैं क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा, जिसमें मेरा डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट क्या था, ऐड हुआ था विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज, एंड आई डिड कट द वेक्टर फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन साइट विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, तो दिस वाज द सम बेसिक नॉलेज अबाउट द वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। ओके, तो बहुत बड़ी टर्म्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है जो इस के पीछे है, इस चीज़ के इस नॉलेज के बहुत परे है। ओके, तो उन सब चीज़ों को सीखने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, बट आपके जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंगली अगर इसको देखा जाए तो बहुत काफ़ी है आपके लिए, सफिशिएंट है समझने के लिए। बाकी जो है इसकी थ्योरी तो बहुत है। ओके, तो क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज, दिस वाज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट of 3 terms: vectors, enzymes, both kind of enzymes, ligase and restriction. Okay, so thank you so much for watching this video, and thank you.